हेलो। 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 देखिए, अभी आपका एक दो दिन लेक्चर दिया जाएगा भाई, तब लिखवा जाएगा। हाँ, ताकि आपका शुरुआती दौर में लेक्चर सही रहता है। अब दो तीन दिन लेक्चर सुनिए, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय समाप्त हो जाएगा, तब लिखवा जाएगा उसको। देखिए, नए लोगों को भी बता दिया जाए, आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है और उसमें आपका कुछ लेक्चर हो गया है और कुछ लेक्चर अभी बाकी हैं। और जो लोग नए हैं उनको भाई देखिए, अब दोबारा पढ़ाना संभव नहीं है कि दोबारा उनको नए सिरे से पढ़ाया जाए। जब एडमिशन लेंगे तो उनको वीडियो उपलब्ध रहेगी, यानी कि उनको सिस्टम से जोड़ा जाएगा और जितना क्लास चला है जो भी आपका, उनको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। देखिए, आपका अब तक जो पढ़ाया गया है, आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन की परिभाषा बताई गई है और टंकिन महोदय की परिभाषा हमने बताया था और उस परिभाषा को हमने आपका तोड़ा भी था। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की उत्पत्ति हम बता चुके हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है हेग शांति सम्मेलन से। इसके बाद आपका संयुक्त राष्ट्र संघ चल रहा था और संयुक्त राष्ट्र संघ में आपका 6 अंग हैं मुख्य रूप से। और पहला जो अंग है महासभा या जनरल असेंबली या सामान्य सभा या आम सभा के बारे में अब तक बताया गया है। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा अंग है, कहिए आपका न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, शॉर्टकट में ICJ कहा जाता है शॉर्टकट में। इसके बारे में आपका अब तक जो बताया गया है वह केवल न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी हमने तुलना की थी और दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या समानताएं हैं ये बताया गया था। और लगभग आपका 28-29 पॉइंट हम बताए थे और 6 या 7 क्वेश्चन UPJ में आता है न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से। और प्रयास हमने ये किया था कि 80% क्वेश्चन उसी चार्ट से मिल जाए। तो आपका भी कर्तव्य है कि जो भी आपके पास साल पेपर हो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो भी साल पेपर हो, उसको एक बार अब लगा लीजिए, क्योंकि आपका लगभग आधा समाप्त हो गया है। और कुछ ऐसे अंग हैं जो बहुत छोटे हैं, जैसे सचिवालय हुआ, न्यायता परिषद हुई, आपका आर्थिक सामाजिक परिषद हुआ। ये पढ़ाने में मात्र 2 दिन लगेगा, माने अधिकतम 2 दिन। फिर आपका सुरक्षा परिषद थोड़ा समय लेता है, 2-3 दिन। और न्याय का अंतर्राष्ट्रीय 3 या 4 दिन लगेगा, क्योंकि इसको संयुक्त राष्ट्र संघ में भी पढ़ना है
और इसका अपना अलग संविधान है, यानी कि अलग कानून इसके लिए बना है, जिसमें कि 5 अध्याय हैं और 70 अनुच्छेद है। वह कानून भी हमें पढ़ना है। अब आइए देखा जाए, आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले न्यायालयों का गठन कराया जाए और तब आपका और चीज़ें बताई जाए। देखिए, आपका क्वेश्चन आ चुका है यूपीजे में। 3 न्यायालय तो आप कवर करिए रहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 न्यायालय कवर करना है। पहला जो आपको न्यायालय पढ़ना है वह 1899। दूसरा जो न्यायालय पढ़ना है वह 1920 में। और तीसरा हम न्यायालय बताएंगे 1945। देखिए, आपका ये क्वेश्चन यूपीजे में आ चुका है, थोड़ा सतर्क होकर अच्छे से याद रखना है। जो 1899 में ये तो पहला क्वेश्चन आया है कि हेग शांति सम्मेलन, हेग शांति सम्मेलन कब हुआ, तो आपका क्या जवाब रहेगा? 1899। प्रथम हेग शांति सम्मेलन 1899 में होता है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि आपका इसके द्वारा एक न्यायालय गठित होता है, अस्थाई माध्यस्थम न्यायालय, यानी कि परमानेंट आर्बिट्रेशन कोर्ट कहा जाता है। माध्यस्थम को कहीं कहीं विवाचन न्यायालय भी लिख देता है, तो चाहे माध्यस्थम न्यायालय लिखे चाहे विवाचन न्यायालय, घबराना नहीं है, दोनों शब्द क्या हैं? एक। 1920 में आपका लीग ऑफ नेशंस बना, यानी कि राष्ट्र संघ बना, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और इसके द्वारा जो न्यायालय गठित किया गया उसका नाम था अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट, अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसके बाद 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, यूएनओ की, और इसके तहत जो न्यायालय गठित होता है उसका नाम मैं बता भी चुका हूँ, उसी को पढ़ाना है। न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इसी न्यायालय को हमें पढ़ना भी है। देखिए, इसके बारे में फिर एक बार बता दिया जाए। जो न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, पहला क्वेश्चन ये बना है कि न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका किस सम्मेलन का परिणाम था, तो जिस सम्मेलन से संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ उसी सम्मेलन के द्वारा इस न्यायालय का भी जन्म हुआ। तो किस सम्मेलन द्वारा यूएनओ का जन्म हुआ, कई बार बताया गया है, आपका सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। अब फिर रट डालना है, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के अध्यक्ष कई बार बताया गया लॉर्ड हैलिफैक्स। सैन फ्रांसिस्को जो सम्मेलन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की, तो कई बार पूछा किसने की, लॉर्ड हैलिफैक्स ने की। और संयुक्त राष्ट्र कब अस्तित्व में आ गया, तो 24 अक्टूबर 1945। लेकिन एक्टेड कब हुआ, कब इस पर साइन किया गया संधि या चार्टर पर, वह डेट पूछा है। अधिनियमन की तारीख या एक्ट कब बना, तो 26 जून 1945। अगला देखिए, जो ये न्यायालय गठित हुआ, यहाँ जो आपका क्वेश्चन बना है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ होगा, तो हेग में होगा। ये भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है, इसका मुख्यालय कहाँ होगा, हेग में होगा। फिर आपका एक बार डेट पूछी है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई,
तो वह स्थापना की डेट भारत के उच्चतम न्यायालय की भी पूछी गई है और न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भारत के उच्चतम न्यायालय की कॉन्स्टिट्यूशन में पूछी गई है। तो दोनों डेट एक जगह याद रखिए। अगर दे कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित हुआ तो 28 जनवरी 1950 यानी कि 28 जनवरी 1950। और यहीं घुमा कर दे दे कि न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कब बना तो 18 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना हुई। गलत न हो, ये डेट एक बार यूपीजे में आ चुका है कि न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कब स्थापित हुआ तो 18 अप्रैल 1946। देखिए, आपका न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ही यूएनओ का ऐसा अंग है जिसका अपना संविधान है। अपना संविधान का मतलब अलग चार्टर है। अलग चार्टर का मतलब अलग विधि है। अलग विधि का मतलब कि अलग स्टैट्यूट है या अलग संविधि है। यानी कि यही एक अंग है जो संयुक्त राष्ट्र संघ में शॉर्टकट में दिया गया है और इसके लिए अलग से कानून भी बना है। इसीलिए ये पढ़ाने में समय थोड़ा लगता है। प्रथम अध्यक्ष पूछा जाता है तो जैसे ही पूछे कि प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे तो गेरेरो यानी कि आपका जस्टिस गेरेरो, याद रखिएगा कौन सा पहला था, जस्टिस गेरेरो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। फिर जैसे ही प्रथम आता है, भारत को भी याद रखना है कि भारत का वह कौन व्यक्ति है जो प्रथम बार न्यायाधीश बना न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, तो नागेंद्र सिंह है। यानी कि क्या मार कर आएंगे, नागेंद्र सिंह। इसको आगे बताएंगे हम, अभी बताया नहीं गया है, इसको आगे और बताया जाएगा नागेंद्र सिंह के बारे में। अब आगे ये भी पढ़ना है कि भारत के कौन कौन से लोग न्यायाधीश बने हैं और इस समय कौन व्यक्ति न्यायाधीश हैं। क्योंकि उत्तराखंड जे में ये पूछा गया कि जो दलवीर भंडारी इस समय भारत के न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश हैं, उनका कार्यकाल कब तक है तो 2027 तक है। यानी कि आपका कब तक है, अभी 2027 तक दूसरी बार चुने गए हैं। तो ये उत्तराखंड में सन पूछा था कि कब तक है इनका, तो 2028 दिया था, 2025, 2030 दिया था। तो भाई सतर्क रहना है, कब तक है इनका कार्यकाल, 2028 नहीं 27। अब देखिए, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अभी स्टार्ट किया जाए। जहां तक न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात है, अब आइए सबसे पहले इसके बारे में गठन बता ही दिया गया। अब एक एक करके आपका डिटेल में देखा जाए। देखिए, आपका न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संविधान है या चार्टर है आपका, उसके अध्याय 14 में, अध्याय पहले याद रखना है, अध्याय 14 में आपका इसका प्रावधान है अनुच्छेद 92 से लेकर 96 तक। यानी कि पहला क्वेश्चन ये बना कि यूएनओ के किस चैप्टर में आपका न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रावधान है, तो वह चैप्टर क्या मार कराएंगे पूछ ले तो आपका 14। और आर्टिकल पूछे तो कहाँ से कहाँ तक, 92 से लेकर कहाँ तक, 96 तक। अब जो आपका यही जो 92 से 96 तक के प्रावधान हैं, यहीं से आपका देखिए यहीं शुरू करना है कह करके पहले, और यहाँ से भी आपका एक
क्वेश्चन बनता है। देखिए कह करके शुरू किया जाए भाई। सबसे पहले आपका अनुच्छेद 92, अनुच्छेद 92 ये बताता है कि जो न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होगा वह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख न्यायिक अंग होगा। यानी कि आपका यूएनओ का जुडिशियल पार्ट कौन है, जुडिशियल भाग कौन है, प्रमुख न्यायिक अंग कौन है, तो आपका जवाब रहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत स्थापित क्या, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसके बाद आपका 92 में ये बताया गया है कि इसकी एक अलग संविधि है, यानी कि इसका अलग एक कानून है जो यूएनओ चार्टर का ही पार्ट है और यह न्यायालय उस कानून से गवर्न होगा। यानी कि यह न्यायालय गठित कैसे होगा, काम कैसे करेगा, तो इसके लिए एक अलग से कानून बनाया गया है और संविधि या कानून है तो तुरंत पॉइंट पकड़ना है कि आखिर उस कानून में कितने चैप्टर हैं, तो कितने चैप्टर हैं 5, और उस कानून में कितने अनुच्छेद हैं 70। इसीलिए न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में समय लगता है कि जो 70 अनुच्छेद हैं इसमें से 35 या 40 आर्टिकल भी पढ़ने पड़ते हैं। तो अब दो क्रम याद रखिए, दिमाग में बैठा लीजिए अब कंपटीशन के लिए भी, कि आपका शुरुआती दौर में ये देखना है कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से बना रहा है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर दे, यानी कि यूएनओ का चार्टर, और अगर इसी में संयुक्त राष्ट्र संघ न देकर आपका ये दे कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि या चार्टर, तो जैसे ही आपका न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि पूछे, इसका मतलब कि जो ये 5 अध्याय हैं, 70 अनुच्छेद हैं, ये अलग कानून है, उससे पूछ रहा है। तो पहला आपका जो सतर्कता बरतनी है, इसी में लोग गलत करके आ जाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र पूछ रहा है कि न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। पहले ये अलग से एक बार क्वेश्चन पढ़ते समय दिमाग अस्थिर करके पढ़िए, नहीं कि बस अनुच्छेद देखिए और क्या दिया है, ये नहीं। पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि कहाँ से क्वेश्चन बना रहा है। दूसरा देखिए आपका इसी में, ये जो न्यायालय है ये किसके स्टैट्यूट पर आधारित हैं या किसकी संविधि पर आधारित हैं, इस न्यायालय का बेस क्या है, ये भी क्वेश्चन यूपीजे में आ चुका है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो 92 जो आर्टिकल हैं यूएनओ का, हम न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नहीं अभी शुरू किए हैं, किसका अनुच्छेद बता रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्टिकल 92 में एक और बात भी दी गई है कि यह जो न्यायालय होगा यह इसकी एक स्टैट्यूट या संविधि होगी, यानी कि अलग कानून होगा, और वह जो अलग कानून है या यह जो न्यायालय है इसका बेस क्या है, ये किस पर आधारित है, ये भी क्वेश्चन यूपीजे में आ चुका है, या किसका उत्तराधिकारी है। आपका जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपका बस एक लाइन याद रखना है कि जो राष्ट्र संघ के तहत, यानी कि लीग ऑफ नेशंस के तहत जो अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन हुआ था, उसी न्यायालय के आधार पर न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 1945 में बनाया गया। तो अगर ये क्वेश्चन का मॉडल फिर एक बार देखिए कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आधार क्या है, तो 4 ऑप्शन देगा, उसमें बस एक आपको देखना पड़ेगा, अस्थाई
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अभी हमने 3 न्यायालय इसीलिए शुरुआती दौर में बताया। तो अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कब गठित हुआ, तो और किस आपका माने संगठन के तहत, तो राष्ट्र संघ के तहत ये न्यायालय क्या हुआ था, गठित। अब भारत का उच्चतम न्यायालय से हमने 2 दिन तुलना की थी कि भारत का उच्चतम न्यायालय किसका उत्तराधिकारी है। तो कल ही परसों बताया गया था, मैंने 1-2 दिन पहले, कि भारत का उच्चतम न्यायालय फेडरल कोर्ट का उत्तराधिकारी है, यानी कि हिंदी में संघीय न्यायालय। ये हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, ये बात स्पष्ट रूप से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 135 में लिखी गई है। आप जाकर संविधान का कौन सा अनुच्छेद देखेंगे, 135 135, कि जो फेडरल कोर्ट की शक्तियां होंगी वे सभी शक्तियां किसको हैंड ओवर कर दी गई हैं, तो किसको की गई हैं, तो हमारे उच्चतम न्यायालय। अर्थात उच्चतम न्यायालय किसका उत्तराधिकारी है, तो फेडरल कोर्ट। इस प्रकार आपका 92 समाप्त हो गया अनुच्छेद संयुक्त राष्ट्र संघ का। अब आइए 93। यहाँ से भी आपका पिछली बार यूपीजे में क्वेश्चन विवादित आया था, और ये जो क्वेश्चन था अंत में आपका बता दिया जाए कि ये जो क्वेश्चन था ये आपका आयोग द्वारा 4 ऑप्शन दिए गए थे, और उन ऑप्शनों में काफ़ी आपस में टकराव था। अतः लास्ट में आयोग द्वारा इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया, यानी कि लड़कों ने आपत्ति की, आपत्ति के बाद इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। अब देखिए आपका 93 में न्यायालय के पक्षकार कौन होंगे, ये क्वेश्चन बनता है। तो न्यायालय के पक्षकार व्यक्ति नहीं होते, बल्कि कौन होता है, राज्य। जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये स्टेट हैं, राज्य हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका इसमें ध्यान में रखना है। पहला ये रखना है कि जो यूएनओ के मेंबर हैं, याद रखिए, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर हैं, तो आपका कई बार बताया गया कि मूल मेंबर या मूल सदस्य कितने थे। अब तो रट्टा होना चाहिए, कितने थे, 51, और वर्तमान में कितने हैं, 193, 193। ये मैं 10 बार बताया हूँ। तो जो 193 यूएनओ के देश हैं, ये इस न्यायालय के स्वयं पक्षकार होंगे, उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो भी राज्य सदस्य होगा, वह अपने आप या स्वतः आपका न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी मेंबर समझा जाएगा, माना जाएगा। माने इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब जो राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, एक लाइन में, अन्य राज्य। अन्य राज्यों के लिए क्या है, यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। यानी कि अन्य राज्य या जो राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं, वह न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पक्षकार कैसे बनते हैं। और इसमें 4 ऑप्शन दे देगा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, फिर दे देगा महासभा की सिफारिश पर, फिर दे देगा न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अनुमति से, और फिर एक बार देगा लास्ट में सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा लगाई गई शर्तों पर। तो यही जो चौथा ऑप्शन है, रट्टा मार कर जाना है कि कोई राज्य यूएनओ में आपका सदस्य नहीं है, तो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
का मेंबर कब बन सकता है, सदस्य कब बन सकता है, तो रट्टा मार कर जाइएगा। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा लगाई गई कंडीशन या शर्तों के अनुसार। अब अगला क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि विश्व का ऐसा कौन सा प्रथम देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर या सदस्य न होते हुए भी न्यायालय का पक्षकार बना था। तो कैसे बना होगा, सुरक्षा परिषद रिकमेंड की होगी और महासभा उस प्रस्ताव को स्वीकार करे पास करके, और महासभा क्या लगाई होगी, कुछ शर्तें। तो एक ही देश है जहाँ की ब्लैक मनी छुपाई जाती है, तो कौन सा देश है भाई, सभी लोग जानते हैं कौन सा, स्विट्जरलैंड है, जहाँ की क्या छुपाया जाता है, देखिए यहाँ आपका वही पहला देश कौन सा है, तो आपका अब तो याद हो जाएगा कौन सा देश है, ब्लैक मनी वाला। और लॉकडाउन में भी बता दिया जाए कि कई गुना ब्लैक मनी भारत से जाकर कहाँ जमा हो गई, स्विट्जरलैंड में, यानी कि सामान्य दौर में तो जमा ही होती थी। अब भौचक्का सरकार इसलिए है कि लॉकडाउन में कौन इतना पैसा कमा लिया कि जाकर स्विट्जरलैंड के बैंक में क्या कर दिया, जमा। तो भारत ने लिस्ट मांगी तो दे ही नहीं रहा था स्विस बैंक, और जब अमेरिका ने मांगी तो नहीं दे रहा था, तो धमकी दिया अमेरिका कि भाई बम बम फोड़ देंगे, दे दो, तब दे दिया। और भारत से समझौता किया कि हम लिस्ट तो देंगे लेकिन लिस्ट कहीं ओपन नहीं होनी चाहिए, और आज तक लिस्ट ओपन नहीं हुई, बस कागजों में फाइलों में क्या रह गई है, रही है। सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ओपन नहीं किया कि कौन कौन ब्लैक मनी वाले लोग हैं, आज तक ओपन नहीं हुई, क्योंकि भारत सरकार ने स्विस बैंक से क्या कर लिया है, समझौता, कि हम ओपन नहीं करेंगे, आप लिस्ट केवल क्या करिए, दीजिए। तो अब तो याद हो गया कि कौन सा पहला देश था जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य न होते हुए न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का पक्षकार बना था, तो क्या मार्क कराएंगे, स्विट्जरलैंड। अब आइए 94 देखिए, 94 से भी इस बार क्वेश्चन आपका यूपीजे में 2018 में ये क्वेश्चन बना था, अनुच्छेद वाइज न बनकर सामान्य क्वेश्चन बना था। अब 94 आपका बताते हैं कि जो न्यायालय, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी कि जो द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो फैसला देगा वह कैसे निष्पादित कराया जाएगा, कैसे एग्जीक्यूट कराया जाएगा, कैसे प्रवर्तित कराया जाएगा, कैसे इजरा कराया जाएगा, या कैसे लागू कराया जाएगा, सब एक ही बात है। चाहे एग्जीक्यूट बोले या निष्पादन बोले या लागू कराना बोले, घबराना नहीं है। तो देखिए आपका कैसे लागू होता है आपका इस न्यायालय का जजमेंट। देखिए आपका जो लागू कराती हैं, क्वेश्चन पहले निकाल लिया जाए भाई,
जो इस बार आपका क्वेश्चन बना था वह क्वेश्चन देख लिया जाए। और वह क्वेश्चन ये बना था जो 2018 में बना था कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को निष्पादित कौन कराती है। 4 ऑप्शन दिया था कि न्यायालय स्वयं कराता है, दूसरा महासभा कराती है, तीसरा सुरक्षा परिषद कराती है और चौथा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा कराती है। तो बस एक लाइन याद रखिए, विश्व की जो कार्यपालिका है अभी बताना है वो विश्व की कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद है। तो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को कौन लागू कराती है। सुरक्षा परिषद। बस एक लाइन का क्वेश्चन 2018 में था। अब अगला देखिए 94 में और चीजें भी हैं भाई, आपका केवल ये नहीं है। देखिए अनुच्छेद 94। जहां तक अनुच्छेद 94 की बात है ध्यान से देखिए, अगर न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कोई फैसला दिया है और जो पक्षकार राज्य थे उनमें से कोई राज्य उस फैसले को नहीं मानता, तो जो क्षुब्ध पक्षकार हैं या जो पीड़ित पक्षकार हैं, यानी कि पीड़ित पक्षकार मतलब कि दूसरा राज्य, न्याय आपका इस फैसले को लागू कराने हेतु प्रवर्तित कराने हेतु सुरक्षा परिषद में एप्लीकेशन दे सकता है, सुरक्षा परिषद से अनुरोध कर सकता है। यानी कि सुरक्षा परिषद से अनुरोध कर सकता है कि सुरक्षा परिषद इस निर्णय को लागू कराए। सुरक्षा परिषद निर्णय को लागू करा सकती है और चाहे तो निर्णय को अन्य किसी प्रकार से लागू कराए। इसका मतलब ये हुआ कि सुरक्षा परिषद बाध्य नहीं है कि न्यायालय के निर्णय का पालन ही कराए, वह पालन कराने से क्या कर सकती है, इनकार। सुरक्षा परिषद चाहे तो निर्णय का पालन न करा के मामले को किसी अन्य तरीके से निपटा सकती है। अब एक अजीब स्थिति आ गई कि न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, फैसला देगा, फैसले को लागू कराना या न कराना सुरक्षा परिषद पर है। चाहे तो सुरक्षा परिषद लागू कराए और या लागू कराने से क्या कर दे, इनकार। देखिए 5 अस्थायी सदस्य हैं और अगर इस निर्णय को लागू कराने में 5 में से एक ने भी नकारात्मक मत दे दिया, वीटो का प्रयोग कर दिया, अर्थात निषेधाधिकार दे दिया, माने नकारात्मक मत वीटो कहा जाता है, तो वह न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय अब इन्फोर्स नहीं होगा। यानी कि क्या सुरक्षा परिषद पूछ सकता है नया क्वेश्चन, बाध्य है कि वह न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय का पालन कराए, बाध्य नहीं है। यही एक कमी और निकली कि जब बाध्यता नहीं है तो न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तो निर्णय देता रहे और पालन कराने से कौन इनकार कर देगी, आपका सुरक्षा परिषद। अब भारत में थोड़ा आप लोग बताइए, यदि न्यायालय कोई निर्णय भारत में देता है तो उसको इन्फोर्स या लागू कराना किसकी जिम्मेदारी होती है, कार्यपालिका की, या तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सभी अधिकारी न्यायालय का सहयोग करेंगे सुप्रीम कोर्ट का कि विरोध करेंगे, सहयोग, विरोध नहीं। और यदि भारत में देखिए, यदि आपका सरकार या कार्यपालिका उच्चतम न्यायालय के किसी निर्णय का पालन कराने में असमर्थ रहती है तो न्यायालय को अधिकार होगा कि वह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए
यानी कि न्यायालय की अवमानना के लिए ऐसे लोगों को क्या दे सके, सजा। ये भारत में है, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि न्यायालय स्वयं निर्णयों को लागू नहीं कराता। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, हो सकता है कि घुमावदार क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। अगला ये आपका 94 के बाद 95 छोड़ देना है और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका आपका लास्ट अनुच्छेद पढ़ना है 96। यहाँ से आपका फिर यूपीजे में क्वेश्चन भाई बना है। देखिए आपका, यानी कि जो हम संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अनुच्छेद बताएंगे, अनुच्छेद 96 बताएंगे। यहाँ से आपका क्वेश्चन बना है और जब भी इस अनुच्छेद को पढ़िए हमेशा याद रखिए कि भारत के संविधान को भी कोरिलेट कर लीजिएगा। तो भारत के संविधान का कौन कौन सा आर्टिकल, तो देखिए आपका 143 पढ़ना है, 131 पढ़ना है, 145 पढ़ना है और 141 बाद में बताएंगे, लेकिन पहले लिख लिया जाए। यानी कि हमारे उच्चतम न्यायालय के बारे में आपका जो अनुच्छेद पढ़ने हैं वह आपका 4 अनुच्छेद याद रखना है। यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन बन रहा है। आइए संयुक्त राष्ट्र संघ का अनुच्छेद 96 देखा जाए। अनुच्छेद 96 एडवाइजरी या सलाहकारी या परामर्शदात्री अधिकारिता के बारे में है, अर्थात न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से एडवाइजरी मांगी जा सकती है, सलाह मांगी जा सकती है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। आपका 3 एंगल बना लेना है। पहला एंगल, सलाह कौन मांग सकता है न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से, तो महासभा। दूसरा, सुरक्षा परिषद। पहला एंगल ये देखा जाए। देखिए आपका न्याय के, यहाँ से क्वेश्चन बना है भाई, सतर्क रहना है। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता किस आर्टिकल में दी गई है, पहला क्वेश्चन तो यही बना। तो आप कौन सा अनुच्छेद मार कर आएंगे, 96। अब भारत में भी बाद में पढ़ाया जाएगा, पहले न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो जाए तो सेम नियम को कहाँ हम बताएंगे, भारत में बताएंगे। और कितने अनुच्छेद हम अपने संविधान का कोरिलेट करेंगे, 4। लेकिन सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ हो जाए, यानी कि न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से कौन एडवाइजरी मांग सकता है, कौन सलाह मांग सकता है, अर्थात कौन परामर्श मांग सकता है। तो आपका ऑप्शन पहला दे देगा सुरक्षा परिषद, महासभा। सुरक्षा परिषद और महासभा दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये भी ऑप्शन बन चुका है, तो क्या आप मार कर आएंगे, दोनों। यानी कि महासभा भी मांग सकती है और कौन, सुरक्षा परिषद भी। पहला नियम ये दिमाग में बैठा लेना है। दूसरा नियम यहाँ निकलता है कि महासभा तथा सुरक्षा परिषद किस विषय पर, किस सब्जेक्ट पर न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से एडवाइजरी मांग सकती है। तो दे देगा अपने विषय के अंतर्गत आने वाले मामलों पर, सभी विषयों पर आपका। तो याद रखिए सभी विषयों पर। फिर एक बार इसको समझिए, यानी कि ये जो 2 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, महासभा और सुरक्षा परिषद, ये किसी भी विषय पर आपका कह सकते हैं
कि एडवाइजरी मांग सकते हैं। ये सतर्क रहना है। किस विषय पर? किसी भी। अब एक और पॉइंट आया कि आखिर ये लोग एडवाइजरी मांगेंगे तो किसी तथ्य के बिंदु पर मांगेंगे कि विधि के बिंदु पर? तो यहाँ आपका सतर्क रहना है, भारत से न जोड़ दीजिएगा। यह आपका महासभा और सुरक्षा परिषद जब भी सलाह मांगेंगे किसी विधिक प्रश्न पर मांगेंगे, स्पष्ट रूप से 96 में बेयर एक्ट में लिखा गया, अपने मन से नहीं बताया जा रहा है, जो बेयर एक्ट की भाषा है कि किस बिंदु पर सलाह मांगी जाएगी, तथ्य के बिंदु पर नहीं बल्कि क्वेश्चन ऑफ लॉ पर कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर, तो क्या मार कर आएंगे? क्वेश्चन ऑफ लॉ। दो बार बताया जा रहा है भाई, ज़्यादा लोग पढ़े नहीं रहते। आपका ये उतना पढ़ाए भी नहीं जाता आपका एलएलबी में, ये भी सही है, इतना अंदर से पढ़ाया ही नहीं जाता। लेकिन ये कंपटीशन है, चाहे एलएलबी आप पढ़कर पास किए हों या मुन्ना भाई एलएलबी पास किए हों, उससे मतलब नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो तमाम आ जाते हैं मुन्ना भाई, और जैसे कि भाई आपका नाम लेना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अनुपस्थिति में किसी का नाम न लिया जाए। वैसे सब लोग जान ही रहे हैं कि आपका पूछने पर कि कौन सा विश्वविद्यालय से पढ़े हो, तो लोग नाराज हो जाते हैं। अरे भाई दिल्ली से पढ़ कर आए हो कि दौलताबाद से, बताने में क्या दिक्कत है? तो भाई नाम नहीं लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही पूछा जाता है कौन सा स्कूल था, तो आपका स्कूल का नाम बताने में भी लोग क्या करते हैं, तो डरना क्या है भाई, हम जिस स्कूल से पढ़े हैं उसका नाम गर्व से लेंगे, कोई हिनाई थोड़े हैं भाई। हिनाई उसमें क्या है, जहाँ से पढ़े हैं उसकी जो खूबी है बताएंगे, जो कमी है वो भी बताएंगे, तो इसमें हिनाई क्या है? तो फिर एक बार बैक होइए, यानी कि महासभा और सुरक्षा परिषद, फिर याद रखिए किसी भी विषय पर, पहला क्वेश्चन किसी भी विषय माने कि सभी मुद्दों पर, लेकिन केवल विधिक मुद्दों पर, यानी कि किसी भी विधिक मुद्दे पर न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से एडवाइजरी या सलाह या परामर्श मांग सकती है। अब अगला क्वेश्चन ये आया कि जो अन्य अंग हैं उनका क्या होगा, या जो 17 विशिष्ट एजेंसियां हैं, आगे पढ़ाया जाएगा लास्ट में, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत कार्य करती हैं, उनका क्या होगा? ये भी क्वेश्चन यूपीजे में आ चुका है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य पार्ट हैं, यानी कि 4 पार्ट और बचे हो, तो न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हटा दिया जाए, 3 पार्ट और बचे, और जो 17 स्पेशल एजेंसियां हैं, विशिष्ट अभिकरण हैं, अगर क्या ये राय मांग सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ भी सतर्क रहना है। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन टेक्निकल बना है, और ज़्यादा लोग यहाँ गलत करके आएंगे। 2 बार मैं बता रहा हूँ, महासभा द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर अन्य अंग और विशिष्ट एजेंसियां राय मांग सकती हैं, लेकिन भी लगाना है, ये किसी भी विषय पर राय नहीं मांग सकती, केवल उसी विषय पर मांग सकती हैं जो इनके क्षेत्राधिकार के अंदर, इनकी अधिकारिता के अंदर, यानी कि इनके विषय के अंतर्गत आता हो। फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, काफी कठिन क्वेश्चन बनता है। अब बताइए, महासभा तो कभी भी किसी विषय पर मांग ले, सुरक्षा परिषद भी कभी भी किसी विषय पर, लेकिन जो अन्य अंग हैं और 17 विशिष्ट एजेंसियां हैं, वह किस विषय पर मांगेंगी? तो सभी विषय पर नहीं। पहला क्वेश्चन तो मांग ही नहीं सकती। दूसरा क्वेश्चन किसके द्वारा, ये क्वेश्चन आया है, किसके द्वारा अथराइज होने पर ये मांग सकती हैं? अब यहाँ भी क्वेश्चन बना है, मॉडल सब सतर्क रहिए, दे देगा महासभा द्वारा प्राधिकृत होने पर,
सुरक्षा परिषद द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर, दोनों द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर? केवल और केवल किसके द्वारा? महासभा। 3 बार बताया गया, गलत न हो, क्योंकि ज़्यादा लोग इसमें गलती करके ही आते हैं। दूसरा, इसमें फिर एक बार देखिए, महासभा जब प्राधिकृत करेगी तो अन्य एजेंसियां या अन्य अंग आपका एडवाइजरी मांग सकते हैं, लेकिन वह जो एडवाइजरी मांगेंगे किसी भी विषय पर नहीं। किस विषय पर? तो अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले मैटरों पर, लेकिन विधिक मामलों में ही राय मांगेंगे, तथ्य के मामलों में नहीं। यानी कि अपनी एरिया में आने वाले क्या? आपका मैटर पर। भाई सतर्क रहना है, 3 बातें मिली इसमें। अब आइए, अब क्या न्याय के अंतरराष्ट्रीय, अब 2 क्वेश्चन यहाँ बना है। न्याय का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय राय या ओपिनियन या सलाह या परामर्श देने के लिए बाध्य हैं कि उसका विवेकाधिकार है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, अगर न्याय का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय राय देता है तो वह राय पक्षकारों या एजेंसियों पर, यानी कि जिन्होंने राय मांगी है, क्या उन पर बाध्यकारी होती है कि नहीं। तो इसके लिए आपका केस आया और उस केस में आपका न्याय के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि न तो वह राय देने के लिए बाध्य हैं और न उसकी राय कोई मानने के लिए बाध्य हैं। केस याद करना पड़ेगा, वह केस है आपका शांति संधि मामला। शांति यानी कि पीस ट्रीटी मैटर, शांति संधि मामला 1950। फिर एक बार देखिए, शांति संधि मामला 1950 में जो आया, मांगा गया था राय। न्याय के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने आपका यह निर्णय दिया कि न्याय का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय राय देने के लिए न तो बाध्य हैं और न ही जिसे राय दी गई है वह राय मानने के लिए बाध्य हैं। कोई बाध्य नहीं है, चाहे माने या न माने, और न्यायालय चाहे राय दे या न दे, ये नियम है। अब अगला क्वेश्चन जो आपका यूपीजे में बन चुका है कि वह कौन सा मामला है, सर्वप्रथम कौन सा मामला था जिसमें न्याय के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने इनकार कर दिया राय देने से। तो भारत में हम जोड़ेंगे बाद में, अभी भारत में न रहिए, अभी आपका केवल कहाँ पढ़िए ताकि एक की ओर दिमाग रहे, और इसके बाद कहाँ जोड़ा जाएगा ये सब भारत में, ये नहीं कि समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन ये बनता है, बन भी चुका है, कि न्याय के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने किस मामले में सर्वप्रथम ओपिनियन या राय देने से इनकार कर दिया। तो वह आपका WHO ने राय मांगी थी। देखिए आपका जो WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, आप देखे हैं कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है ये काफ़ी इस समय विवादों में रहा, इसमें कोई शक नहीं है। इस पर आरोप लगाया गया कि ये चीन का समर्थक हैं और आपका चीन से कोरोना उत्पन्न हुआ और विश्व स्वास्थ्य संगठन उसको दबाने में लगा है। अमेरिका काफ़ी नाराज हुआ और नाराज होने के बाद आपका जो रकम देता है अनुदान में, आपका WHO को वह रकम ही रोक दिया, रकम रोक दिया गया। फिर बाइडेन आए तो रकम को बहाल किए। ट्रंप सनकी आदमी था, अफगानिस्तान में वह अब रहता तो कुछ भी कर सकता था, वो सनकी था, अपना भले झूठ बोलता था,
लेकिन दुनिया डरती थी उससे कि कब बम फेंक दे, कब क्या कर दे, कोई भरोसा नहीं था। और वाहिडन जी आपका एकदम डरपोक आदमी निकले, यानी कि इतना डरपोक तो कभी अमेरिका का कोई राष्ट्रपति ही नहीं निकला जितना ये डरपोक निकले हैं। अब तो तमाम आतंकवादी जिंदा दिख रहे हैं और सामने भी आ रहे हैं, क्योंकि अब गढ़ बनेगा और अफगानिस्तान में ही जाकर आतंकवादी क्या लेंगे शरण। तो भाई अब आपका यानी कि भारत के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, भले आप न समझ रहे हो। भारत के लिए इसलिए खतरा है कि आतंकवादी पनपेंगे और जो वहाँ के आतंकवादी होंगे अब कहाँ भेजे जाएंगे, वहाँ तो कोई काम नहीं है, तो कहाँ धीरे धीरे भेजे जाएंगे, कश्मीर में। और आतंकवाद बढ़, इधर रूस परेशान है, तमाम देश, पाकिस्तान भी धीरे धीरे परेशान होगा, अभी नहीं है, धीरे धीरे हो रहा है आपका। क्योंकि सांप को दूध पिलाएंगे तो सपेरे को भी सांप कभी काल क्या करता है। और ये सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका है। ये जो ओसामा बिन लादेन इत्यादि उत्पन्न हुए, ये अमेरिकी पैसे से पले बढ़े और हथियार अमेरिका ने दिया रूस के खिलाफ। और जब अफगानिस्तान से रूस हट गया तो इसी अमेरिका पर ये लोग क्या कर दिए, आक्रमण। तो आपका आतंकवाद, जननी आतंकवाद की किस कारण से जन्म होता है, ज़्यादातर अमेरिका के, इसमें भी कोई शक नहीं है। आगे देखा जाए भाई आपका, तो WHO ने यानी कि आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महासभा द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सलाह मांगी कि क्या ये मांगे कि जब युद्ध हो रहा हो, यानी कि सशस्त्र संघर्ष हो रहा हो, तो क्या परमाणु हथियारों का यूज करना वैध माना जाएगा। ये आपका सलाह मांगी गई। तो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ये कहा कि जो आप ये सलाह मांगे हैं आपके क्षेत्राधिकार या विषय से रिलेटेड नहीं है, अतः मैं सलाह देने से आपको क्या करता हूँ, इनकार। तो जो सशस्त्र यानी कि कुल मिलाकर सशस्त्र संघर्ष में राज्यों द्वारा परमाणु हथियारों का जो प्रयोग है क्या वह उचित है कि नहीं, इस विषय पर राय मांगी गई थी। और राय देने से न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने क्या कर दिया, इनकार। तो भाई किसमें इनकार किया, तो सतर्क रहना है, WHO द्वारा मांगी गई राय देने से क्या कर दिया, इनकार। अगला ये आपका इस प्रकार आपका जो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो प्रावधान था, अब वह प्रावधान समाप्त होता है। क्योंकि ये प्रावधान पूर्ण नहीं है, इसके पूर्ण करने के लिए एक अलग कानून बना है और न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का चार्टर बना है। और जिसमें कितने अध्याय हैं, 5, और कितने अनुच्छेद हैं, ये तो याद हो, कितने अध्याय हैं। तो अब आइए सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा कोरिलेट कर लिया जाए, तब आपका अब हम दूसरे एंगल से चलेंगे। यानी कि अब जो न्यायालय का चार्टर है वो पढ़ाया जाएगा, UNO का नहीं, किसका, न्यायालय का। जो हमने अभी तक आपका ये पढ़ाया सलाहकारी अधिकार था, अब इसे एक बार इंडिया या भारत में देखना है। भारत में ध्यान 2-4 मिनट अच्छे से देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है निश्चित तौर पे, IAS में भी, आपका GS में भी, लॉ में भी आएगा, निश्चित तौर पे क्वेश्चन आता है। जहाँ तक भारत की बात है, भारत के संविधान के आर्टिकल 143 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि आपका भारत का प्रेसिडेंट या भारत का राष्ट्रपति भारत के उच्चतम न्यायालय से
एडवाइजरी या परामर्श या राय या सलाह मांग सकता है। ये जो प्रावधान है, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कहाँ से एडाप्ट किया गया है, कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। याद रखिए, भारत में यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कनाडा। कनाडा मार्क कराइएगा। दूसरा पॉइंट आया कि भारत का राष्ट्रपति क्या स्वविवेक से मांगता है? तो स्वविवेक से नहीं, सतर्क रहिए। विधि मंत्रालय जो लॉ डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, वह प्रश्नों को तैयार करता है, फिर उन प्रश्नों को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के महान्यायवादी के पास भेजा जाता है संपरीक्षा के लिए, चेक करने के लिए कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है। और जब भारत का महान्यायवादी ओके कर देता है तो आपका कैबिनेट भेजती है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति किसके पास भेज देते हैं? हमारे उच्चतम न्यायालय। भाई, तो क्या राष्ट्रपति जो ये मांगता है परामर्श, मंत्रिपरिषद के परामर्श से मांगता है कि स्वविवेक से पूछ ले अगला क्वेश्चन? तो क्या मारेंगे? अपने मन से नहीं, स्वविवेक नहीं, किसके परामर्श से? हाँ, मंत्रिपरिषद के परामर्श से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रपति तथ्य के प्रश्न पर मांग सकता है राय कि विधि के कि दोनों पर? तो दोनों मारिएगा। अब यही आपका अंतर आएगा कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से जो राय मांगी गई थी वह केवल किस बिंदु पर मांगी गई थी? विधि के बिंदु पर। और भारत के उच्चतम न्यायालय से जो राय मांगी जा रही है वह किस बिंदु पर? विधि के प्रश्न की, तथ्य के प्रश्न की, दोनों। अब आइए, विवाद उत्पन्न होने के पूर्व, एक भी आ चुका है जे में, विवाद उत्पन्न होने के पूर्व राय मांगी जा सकेगी कि विवाद उत्पन्न होने के बाद कि दोनों? तो क्या आपका जवाब रहेगा? दोनों। याद रखें, विवाद भारत में उत्पन्न हुआ उसके पहले भी, और विवाद आपका उत्पन्न हो गया उसके बाद भी, दोनों कंडीशन में। अगला आया कि क्या भारत का उच्चतम न्यायालय राय देने के लिए बाध्य है कि उसका विवेकाधिकार है? तो बाध्य नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का क्या है? विवेकाधिकार। चाहे तो वह राष्ट्रपति को राय दे या देने से क्या कर दे? इनकार। अगला क्वेश्चन, क्या भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई राय को मानने के लिए बाध्य है कि नहीं? बाध्य नहीं है। यानी कि न तो सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्य और न ही कौन मानने के लिए बाध्य? हमारा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपका, हो सकता है टेक्निकल क्वेश्चन ये बने, और वह क्वेश्चन है कि कब उच्चतम न्यायालय राय देने के लिए बाउंड होता है, बाध्य होता है? तो बस तुरंत याद रखना है, यदि मामला संविधान, हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के परंतुक में आ जाए, प्रोविजो में आ जाए। सतर्क रहना है। कब? फिर एक बार देखिए, इसको कठिन भाई प्रावधान है आपका, थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि आपका संविधान, माने इससे ये मालूम होता है कि संविधान पर ज़्यादा लोगों की उतना पकड़ नहीं है, और संविधान भी आपका जल्दी शुरू होगा। सुबह वाले बैच में भी भाई चलाया जाएगा, थोड़ा एक दो सब्जेक्ट छोटे छोटे निपट जाएं तो अगले माह से, क्योंकि वो चलेगा तो आपका लगातार मान के चलिए कि जब तक ये न हो जाए प्री चलता रहेगा, यानी कि बहुत लंबा समय लेता है। तो एक सब्जेक्ट आपका ये प्रयास किया जाएगा कि जे से पहले, संविधान प्री से पहले
अगले माह चांस है यूपी जे की वैकेंसी आने की, बता दिया जाए। हाँ, आपका अक्टूबर में आ सकता है और आपका दिसंबर तक फ्री होने के पूरे चांस रहेंगे। 2 से 2.5 माह समय मिलेगा। यही 3 माह समय है, जितना ताकत लगाना हो, जिनको देना है, जिनको भाई देना है अभी से पूरी ताकत लगा दें। और कम सब्जेक्ट नहीं चल रहा है, 3-3 4-4 सब्जेक्ट डेली चल रहा है। और इसीलिए हमारा भी प्रयास है कि बड़ा सब्जेक्ट लास्ट में लगाया जाए, और जो छोटे, क्योंकि 15 क्वेश्चन आएगा और पता लगा कि फंस गया सब्जेक्ट और जे के पहले पूरा ही नहीं हुआ, तो इसलिए हमारा भी प्रयास है कि आपका छोटे छोटे जो कम सेक्शन के हैं वो निकाल दिया जाए इधर 20-25 दिन में, ताकि उधर बड़े बड़े कानून लगाया जाए तो 1.5 माह चलेगा, 2 माह कम से कम। फिर एक बार देखिए भाई आपका, तो सुप्रीम कोर्ट कब राय देने के लिए बाध्य है, तो बस एक लाइन याद रखिए, यदि ऐसे बिंदु पर राय मांगी गई है जो संविधान के अनुच्छेद 131 के प्रोविजो में आता है। तो आखिर 131 का परंतु क्या कहता है, जहाँ की उच्चतम न्यायालय एडवाइजरी देने के लिए बाउंड होता है। तो समझिए क्या कहता है, अगर कोई संधि की गई है या करार किया गया है इत्यादि, और वह 26 जनवरी 1950 के पहले किया गया हो, यानी कि संविधान के लागू होने के पूर्व, तो ऐसे विवाद उच्चतम न्यायालय में जा ही नहीं सकते। यानी कि उच्चतम न्यायालय में ऐसे विवादों को नहीं लाया जा सकता। तो एक उपाय बताया गया कि जब ऐसे विवाद सुप्रीम कोर्ट में जा ही नहीं सकते, तो ऐसे विवादों में कुछ तो उपाय होना चाहिए। तो एक उपाय बनाया गया कि भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत ऐसे बिंदु पर किससे राय मांग सकता है, सुप्रीम कोर्ट से। और 143 का में ही नीचे जब देखेंगे तो स्पष्ट लिखा गया है कि ऐसे मामलों में, यानी कि 131 के प्रोविजो में आने वाले मामलों में सुप्रीम कोर्ट राय देगा, दे सकेगा नहीं, क्या लिखा है, तो देगा मतलब उसका विवेकाधिकार है कि बाध्य है, बाध्य है। अब आइए, ये जो सुप्रीम कोर्ट 143 के तहत राय देगा, इस राय को देने के लिए कम से कम 5 जजों की पीठ बैठेगी। और ये बात आर्टिकल 145 में बताया गया है। तो तुरंत दिमाग में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के कम से कम कितने जज मिलकर राय देंगे, 5। किस आर्टिकल में है, 145। अब अगला क्वेश्चन आपका अगला ये बनता है कि जो उच्चतम न्यायालय राय देता है, क्या वह जुडिशियल प्रेसिडेंट का काम करेगी कि नहीं, नजीर का काम करेगी कि नहीं, अर्थात क्या वह न्यायिक पूर्व निर्णय के रूप में लागू होगी कि नहीं, अर्थात क्या उस राय को मानने के लिए भारत के सभी न्यायालय बाध्य होंगे कि नहीं। देखिए, आपका बाध्य होंगे कि नहीं, तो आपका क्या जवाब रहेगा, बाध्य होंगे। ये नहीं है राष्ट्रपति बाध्य नहीं है मानने के लिए, लेकिन हाई कोर्ट और जितने लोअर कोर्ट हैं उस राय को मानने के लिए क्या है, बाध्य भाई। लेकिन कौन बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति। तो कहाँ कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय भारत के सभी न्यायालय मानने के लिए बाउंड हैं, बाध्य हैं। तो ये बात कहाँ बताई गई है, तो बस एक ही तो आर्टिकल लास्ट में बना, कौन सा बचा है, 141। यहाँ से देखिए नेट में कैसे बनाए क्वेश्चन कि जुडिशियल प्रेसिडेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, संवैधानिक आधार क्या है,
यानी कि कौन सा आर्टिकल ये स्पष्ट बताता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून को सभी न्यायालय मानने के लिए बाउंड होंगे, बाध्य होंगे। तो कौन सा आर्टिकल बताता है? 141। भाई याद रखिए कौन सा न्यायालय? 141। इस प्रकार आपका सलाहकारी अधिकारिता भी समाप्त हुई और अच्छा कोरिलेशन किया गया आपका कहाँ से? 4 अनुच्छेद तो ऐसे भी तैयार हो गए। अब आइए आपका चला जाए न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का चार्टर। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का चार्टर। चार्टर माने विलेख होता है, न समझ में आए तो भाई लिख लीजिएगा। विलेख मतलब दस्तावेज, संविधि। देखिए आपका क्वेश्चन हम बनाते रह रहे हैं, इसमें 2-3 क्वेश्चन। ये इसमें आपका 5 अध्याय हैं, 70 अनुच्छेद हैं, कोई प्रियम्बल या उद्देशिका नहीं है, उद्देशिका आपका नहीं है। और ये जो चार्टर आधारित हैं, अभी हम बता रहे हैं, अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चार्टर पर आधारित हैं और आपका कह सकते हैं कि इसी के अनुसार न्यायालय का गठन होगा और न्यायालय कार्य करेगा। अब आपका देखिए क्वेश्चन का मॉडल 2-3 यहाँ बना दिया जाए, तब आपका इसको पढ़ा जाए। अब दिमाग संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेदों से बाहर कर लेना है और कहाँ आ जाना है? न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का चार्टर ये अलग है। मैं बता दूं फिर एक बार, क्योंकि उसी में मिक्स ना करिएगा। अब न्याय, अब पूछा ये जाता है, पहला क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन का भाई ज़्यादा मॉडल भी अब तैयार करना है क्योंकि समय कम है, और जब समय कम रहता है तो क्लास में ही प्रयास किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल आपका नए नए बनाए जाएं, क्योंकि पुराने क्वेश्चन तो रिपीटेड सभी कर ले जाएंगे। कुछ नया क्वेश्चन दिया रहेगा, वह आएगा तभी तो भाई आगे बढ़ेगा पप्पू, नहीं तो फेल नहीं हो जाएगा। यानी कि पप्पू क्या हो गया? चलिए ठीक है भाई, आगे देखिए अब आपका। देखिए पहला क्वेश्चन कौन बनता है? संयुक्त राष्ट्र संघ का वह कौन सा अंग है जिसका अपना अलग संविधान है? संविधान न लिखे तो चार्टर लिख सकता है, संविधि लिख सकता है, अधिनियम लिख सकता है, विलेख लिख सकता है, स्टैट्यूट लिख सकता है। घबराना नहीं है। तो कौन सा 6 अंग में से ऐसा अंग है जिसका अपना अलग संविधान है या स्टैट्यूट है? तो क्या मार्क कराएंगे? 4 ऑप्शन देगा, महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यायता परिषद, आपका न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो क्या मार्क कराना है? न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पहला। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रियम्बल है कि नहीं? तो कोई उद्देशिका नहीं है, डायरेक्ट आपका आर्टिकल से चलेगा। कोई प्रियम्बल या प्रस्तावना या उद्देशिका नहीं है। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, कितने अध्याय कितने अनुच्छेद? तो 3 बार तो बताया गया आज ही, अब नहीं रटेगा तो कब रटेगा? कितने अध्याय? 5। कितने अनुच्छेद? 70। और अगला क्वेश्चन बना है जो हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 92 में ही बताया था कि ये जो न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, यह इसका आधार क्या है? इसका जो चार्टर है ये किस पर आधारित है? तो आपका जवाब रहेगा कि राष्ट्र संघ के तहत गठित अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि पर ही यह संविधि आधारित है। यानी कि आधार पूछे क्या है तो अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना लीग ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र संघ के तहत की गई थी, और उसी का उत्तराधिकारी कौन हो गया?
न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट किया है 2-3 बार कि किसका उत्तराधिकारी है, आधार क्या है। तो आधार जरूर याद रखिए। अब आइए आपका ये चैप्टर वाइज हम तोड़कर बताएंगे और अनुच्छेद 1 उठाया जाए, यानी कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आर्टिकल 1 देखा जाए, क्योंकि सामान्य बातें हो गई। आर्टिकल 1 आपका ये कहता है कि न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का मेन या प्रधान न्यायिक अंग होगा तथा इस संविधान के अनुसार, यानी कि इस संविधान मतलब कि जो आगे बताया जाएगा, इस संविधान के अनुसार गठित होगा और कार्य करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 1 किसी अध्याय में नहीं है, बिना अध्याय के ही दिया गया है। बस 2 लाइन बताया गया है कि ये जो न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होगा, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान या मेन या प्रमुख न्यायिक अंग होगा। और ये कार्य गठित कैसे होगा, कार्य कैसे करेगा, तो इस संविधान के अनुसार। इस संविधान का मतलब हुआ कि जो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का संविधान है, और वही संविधान हम शुरू भी कर चुके हैं। तो किस आर्टिकल से शुरुआत हुई है, 1 से। ये किसका हम बता रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं, किसका, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अनुच्छेद 1 समाप्त हो गया। अनुच्छेद 2 आपका काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से फिर क्वेश्चन बना है। भाई जाकर देखते रहिए, जो जो मैं बता रहा हूँ बना है कि नहीं, आपका भी कर्तव्य है। एक बार साल पेपर क्या करिए, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आर्टिकल 2 देखा जाए। अनुच्छेद 2 देखिए अच्छे से भाई, यहाँ से आपका क्वेश्चन बना है। अनुच्छेद 2 ये बताता है कि आपका गठन और योग्यता बताता है, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का गठन कैसे होगा, और जो इसमें जो व्यक्ति न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे उनकी योग्यता या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो पहला ये है कि न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका न्यायाधीशों का एक पुंज होगा। पुंज मतलब निकाय होगा। न समझ में आए तो भाई बैरक से भी कुछ लोग पढ़ रहे हैं। पुंज न समझ में आए तो उसको बॉडी लिखना है, निकाय लिखना है, समूह लिखना है। न आए तब आपका बॉडी का मतलब अब मैं बता चुका हूँ, उतना तो याद होना चाहिए कि कितने न्यायाधीशों से मिलकर न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन होता है। तो कितने न्यायाधीश अधिकतम होते हैं, 15 बताया गया था ना, कितने न्यायाधीश। तो ये जो 15 न्यायाधीश हैं मिलकर क्या बनाएंगे, एक बॉडी, एक पुंज या एक निकाय बनाएंगे, माने एक समूह बनाएंगे। अब इनकी योग्यता से ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। उस योग्यता से आपका ज़्यादा क्वेश्चन बना है और क्वेश्चन रटना भी है। योग्यता से ज़्यादा बना है तो जैसे ही योग्यता देखिएगा 3 योग्यता याद रखिए और इसी से बाहर जाएगा। देखिए 3 योग्यता रट कर जाना है। और आपका क्वेश्चन का मॉडल मैं फिर एक बार बनाऊंगा। पहले 3 योग्यता या अनुच्छेद 2 में योग्यता है, फिर हम सुप्रीम कोर्ट से जोड़ेंगे इसको, लेकिन पहले न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखिए योग्यता, वह जो व्यक्ति है
देखिए आपका 3 योग्यता रट्टा मार कर जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट का भी जानना है। पहली योग्यता है कि वह उच्च नैतिक चरित्र का हो, यानी कि हाई मोरल आपका करेक्टर हो। तो करेक्टर ऊंचा हो कि नीचा हो, यानी कि हाई करेक्टर का हो कि लो करेक्टर का। हाँ, लो नहीं। अब याद रखिए, अब करेक्टर के बारे में आगे एविडेंस में आ ही जाएगा आपका, जब सेक्शन 52 से लेकर 55 तक एविडेंस का सेक्शन अब पढ़ाया जाएगा तो करेक्टर बताया जाएगा कि किसका करेक्टर ढीला है और किसका करेक्टर हाई। और ये जो आपका सील भी बताई जाएगी, सील और चरित्र में क्या अंतर है आगे बता जाए, अभी बहुत लंबा चल जाएगा, इसलिए इसको स्टॉप किया जा रहा है क्योंकि हमें एविडेंस में थोड़ा डिटेल में बताना है। इसलिए आपका पहला क्या हो गया कि उच्च नैतिक चरित्र का हो। दूसरा देखिए, अपने देश में उच्चतम न्यायिक पदों पर नियुक्त होने की योग्यता रखता हो, यानी कि वह व्यक्ति ऐसा हो जिसे उसके देश में उच्चतम न्यायिक पद पर नियुक्त किया जा सके। भले नियुक्त किया गया हो या न किया गया हो, लेकिन ये क्वालिफिकेशन उसमें है कि वह अपने देश के उच्चतम न्यायिक पद पर क्या हो सके, नियुक्त। और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में माने हुए न्यायिक परामर्शदाता हो। इसका मतलब हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का जानकार हो, अंतर्राष्ट्रीय विधि में लभ्य प्राप्त या प्रसिद्ध विधिवेत्ता हो। तो कौन कौन सी योग्यता हुई? 3, बस याद रखिए। पहला क्या हुआ, करेक्टर क्या हो, हाई। दूसरा क्या हो, अपने देश में उच्च न्यायिक पदों पर आसीन होने की क्या रखता हो। और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय विधि में क्या हो भाई, प्रसिद्ध क्या हो, विधिवेत्ता। अगर ये 3 योग्यता हैं तो ऐरु गैरु नथु खैरु, यानी कि कोई भी व्यक्ति क्या बन सकता है, आपका न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश। लेकिन अभी आगे तमाम तामझाम आएंगे, इतना आसान नहीं है कि वहाँ चले जाइए। कैसे जाते हैं लोग वह तो डिटेल में बताया ही जाएगा। अभी तो आपका, अब यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बना है कि निम्नलिखित में से कौन न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज होने की योग्यता नहीं है। अब नहीं वाला बहुत खतरनाक क्वेश्चन होता है, वह तभी पकड़ पाएंगे जब हैं वाला याद रहे, यानी कि ईज जब याद रहे और तब नाट पकड़ेंगे, और जब ईज याद न रहे तब नाट पकड़ना क्या होगा, मुश्किल। अब 3 याद रखिए और 3 के बाहर जो भी आपको दिखे वह नहीं में मारिए, आपका यही। अब दे देगा बहुत बड़ा किताब लिखा हो, क्या दे देगा कि समाज में बहुत प्रसिद्ध हो, तो समाज में थोड़े, विधि के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय विधि में क्या हो, हाँ पारंगत हो। अब इसी तर्ज पर आपका भारत का उच्चतम न्यायालय जो है उसको कोरिलेट करना है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की क्या योग्यता है, यहाँ भी खूब पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 124 में 3 योग्यताओं का वर्णन किया गया है, 3 क्वालिफिकेशन का वर्णन किया गया है। अगर उन 3 में से कोई व्यक्ति कम से कम एक योग्यता रखता हो तो कहाँ का जज बनाया जा सकता है, उच्चतम न्यायालय। तो पहला तो आपका वह भारत का नागरिक हो और 3 योग्यता में से एक योग्यता रखता हो, विदेशी ना हो, कहाँ का हो, 3 योग्यता रट डालिए भारत में। कम से कम 10 वर्ष तक लगातार, बीच में गैप नहीं, एक या अधिक उच्च न्यायालयों में क्या किया हो, अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस, ये होना चाहिए, तब जज बन सकता है। दूसरा, या कम से कम 5 वर्ष तक आपका, कम से कम 5 वर्ष तक
कहाँ का जज रहा हो लगातार, हाई कोर्ट। या तीसरा, राष्ट्रपति की राय में प्रसिद्ध या पारंगत या विख्यात विधिवेत्ता हो, तो पारंगत विधिवेत्ता को कहाँ का जज बनाया जा सकता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं। हाँ, केवल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ऐसा प्रावधान नहीं है। रटे रहिए, केवल कहाँ का, हाई कोर्ट में नहीं। ये नहीं कि लोअर कोर्ट में मार दीजिए। भाई सतर्क रहना, ये कई बार आईएएस में भी और लॉ में पूछा गया। अब आइए आर्टिकल 3। जहाँ तक आर्टिकल 3 की बात है, आपका यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। आपका न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविध या संविधान या चार्टर का अनुच्छेद 3 न्यायाधीशों की संख्या बताता है। तो आप लोग पुनः बता दीजिए तो सबको याद होगा। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अधिकतम जज कितने हो सकते हैं, कितने होंगे? 15। भाई कितने जज? 15। ये किस आर्टिकल में है? अपने मन से नहीं, आर्टिकल 3। ये पूछा सकता है भाई। एक देश के या एक राज्य के या एक देश के अधिकतम 15 में से कितने जज हो सकते हैं? 1। अब यहीं भरमा देगा। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक देश के जज हो सकते हैं 1, 2, 3, 4। तो क्या मार कराएंगे? भारत का कितना हो सकता है वहाँ? केवल 1। 2 नहीं, केवल कितना? 1। और अधिकतम कितना? 15। भाई अधिकतम जजों की संख्या वहाँ कितनी होगी? 15। और एक देश का कितना जज बने, कितने लोगों को जज बनाया जाएगा? केवल 1। 1 से अधिक नहीं। और भारत का ही एक ही है, कौन सा? दलबीर भंडारी। अब यहाँ थोड़ा भारत के उच्चतम न्यायालय से आपको जोड़ना है। चलिए बताइए, भारत के उच्चतम न्यायालय में वर्तमान समय में अधिकतम संख्या कितनी है जजों की? टोटल 34। कितना? 34। पहला क्वेश्चन। अब एक बार क्वेश्चन बना है कि जजों की मूल जो संविधान है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें जजों की मूल संख्या कितनी थी? तो 8। रट कर जाइए, कितना? 8, 8, 8 याद करना है। 3 बार 8 थी। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय में एक राज्य से कितने जज नियुक्त हो सकते हैं? इसका कहीं उल्लेख नहीं है। चाहे एक राज्य से 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, कोई ये नहीं है भाई, निर्धारित नहीं है, याद रखिए। अब ये न कह दीजिएगा कि निर्धारित है। जैसे कि यूएनओ में है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक देश के कितने जज हो सकते हैं? अधिकतम 1। भारत में ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन और जे में बना है कि वह यूएनओ का वह कौन सा अंग है जिसकी संख्या बढ़ाई नहीं गई है? तो अब सभी अंगों को देखिए। आपका महासभा 51 थे और कितने हो गए? 193। आपका सुरक्षा परिषद में 11 थे, अब आपका हो गए 15। सामाजिक आर्थिक परिषद में भी कम थे, अब 54 हो गए। और न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 मूल भी थे और आज भी कितना है? 15। तो कौन सा ऐसा अंग है जिसकी सदस्य संख्या नहीं बढ़ाई गई है? 4 ऑप्शन देगा तो क्या मार कराएंगे? न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। मूल रूप से भी 15 थे और आज भी कितना है? 15 रह गए हैं, बढ़ा नहीं जजों की संख्या। अब आइए अनुच्छेद आपका 3 से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। अब ये अनुच्छेद 3 में एक और बात है, उसको देखा जाए। अगर किसी न्यायाधीश के बारे में ये विवाद उत्पन्न हो जाए, 2 देश की नागरिकता रखता है तो यह किस देश का नागरिक माना जाए?
ये विवाद उत्पन्न हो गया, तब क्या होगा? तो कानून ये कहता है कि जिस देश में वह अपने सिविल एवं पॉलिटिकल राइट का प्रयोग करता है, यानी कि जिस देश में वह अपने आपका सिविल यानी कि नागरिक और राजनैतिक अधिकारों का प्रयोग करता है, उसी देश का वह नागरिक माना जाएगा। याद रखिए, किस देश का माना जाएगा? जिस देश में वह क्या करता है, अपने सिविल और पॉलिटिकल आपका राइट का क्या करता है, यूज। इसके बाद आइए अनुच्छेद 4, आपका निर्वाचन, यानी कि जजों का चुनाव कहाँ से होगा। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन चुका है और यहाँ से आगे भी आने का चांस है, याद रखिए, ध्यान में रखिएगा। अब वहीं आपका फिर जजों का चुनाव कैसे होता है, तो आपका अच्छे से याद रखिए, जो जजों का चुनाव है वह किसके द्वारा किया जाता है? महासभा द्वारा, सुरक्षा परिषद द्वारा, दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या मार्क कराएंगे? दोनों द्वारा। यानी कि 15 जो न्यायाधीश हैं, इनका चुनाव सुरक्षा परिषद और महासभा मिलकर करेगी। अब कैसे करेगी, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो भाई हम बता दे रहे हैं। आपका जो एक क्रम भाई बताना पड़ेगा पहले, अभी बेरेक न पढ़िए, दिमाग में कुछ चीज़ें बैठाइए ताकि आगे जो 8-10 आपका अनुच्छेद चलेगा वो कवर हो। ध्यान से देखिए भाई, 2-4 मिनट और देखिए तब ब्रेक दिया जाएगा। 1899 में आपका अस्थाई माध्यस्थम न्यायालय यानी कि परमानेंट आर्बिट्रेशन कोर्ट का गठन किया गया, अस्थाई विवाचन न्यायालय। अब आइए, अब जब चुनाव होता है तो 3 माह पूर्व, ध्यान में अब रख लीजिएगा क्रम, 3 माह पूर्व महासचिव आपका जो देश है समूह बांटा गया है, उनसे ये कहता है कि आप अपने देश के लोगों का नाम भेजिए। और ये नाम कहाँ भेजा जाता है? तो जो अस्थाई माध्यस्थम न्यायालय है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बना है कि न्यायाधीश कहाँ से आते हैं, तो अस्थाई माध्यस्थम न्यायालय बताया जाएगा। एक शॉर्टकट में बताया जा रहा है, अभी डिटेल में नहीं, डिटेल में आपका कल हम बताएंगे। 3 माह पूर्व भेजा गया नाम, फिर महासचिव एक लिस्ट बनाएंगे उन नामों का। लिस्ट वो जो बनाएंगे वह आपका अल्फ़ाबेटिकल बनाएंगे और अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट तैयार करके जो नाम आए हैं उस लिस्ट को, एक लिस्ट महासभा को भेजेंगे और एक लिस्ट किसको? सुरक्षा परिषद। महासभा अलग मतदान करेगी, सुरक्षा परिषद अलग मतदान करेगी, और जो व्यक्ति सुरक्षा परिषद और समानांतर मतदान होगा, मतदान एक ही समय होगा, महासभा में अलग और सुरक्षा परिषद में अलग। जो व्यक्ति दोनों में बहुमत प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ, महासभा में भी और सुरक्षा परिषद में, वह न्यायाधीश बन जाएंगे। अब समस्या ये आई कि महासभा और सुरक्षा परिषद में एड आइडम नहीं हो रहा है। एड आइडम का मतलब एक बात पर एक भाव में रजामंदी नहीं हो रही है, यानी कि किसी एक नाम पर दोनों राजी ही नहीं है। तब क्या होगा? तब महासभा दूसरी बार वोट करेगी, सुरक्षा परिषद फिर तीसरी बार करेगी, यानी कि आपका कितनी बार वोटिंग होगी, बैठक होगी चुनाव के लिए? अधिकतम 3 बार। जब कब 3 बार? जब दोनों रजामंद न हो। और 3 बार के बाद भी विफल मार जाता है तो महासभा से 3 लोग चुने जाएंगे,
सुरक्षा परिषद से 3 मेंबर चुने जाएंगे। ये लोग नामों पर विचार करेंगे और जो ज़्यादा नाम हो गए, कई लोग हैं, उनमें से छांट कर 2-3 नामों को आपका भेजेंगे, फिर महासभा, फिर सुरक्षा परिषद। और अगर फिर विफल मार जाता है तो अंत में न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को ही छोड़ दिया जाएगा। हाँ, एक बात और इसमें भाई, अगर एक ही देश से 2 चुन लिए गए तब क्या होगा? दोनों पास हो गए, यानी कि पप्पू क्या हो गए? दोनों। तो ये भी सतर्क रहना है। मान लीजिए एक देश ने 2 नाम भेजा, दोनों पर मतदान हुआ और दोनों व्यक्ति पास हो गए, यानी कि महासभा और सुरक्षा परिषद में क्या प्राप्त कर लिए? बहुमत। तो कौन जज नियुक्त होगा? क्योंकि एक देश का हमने कितना बताया? एक। तो यहाँ सतर्क रहना है। जो आयु में, यानी कि जो एज में वरिष्ठतम व्यक्ति होगा वही न्यायाधीश चुना हुआ माना जाएगा, एज देखा जाएगा। मान लीजिए कि महासभा सुरक्षा परिषद फिर भी विफल हो गई, तब तो भाई न्यायालय को स्वयं सौंप दिया जाएगा कि ये लीजिए और आप अब खुद ही अपने जजों का क्या करिए? चुनाव। यानी कि जो नाम थे उनको कहाँ भेज दिया जाएगा? न्यायालय को। और जज ही जज का क्या करेंगे? लास्ट में चुनाव। और मान लीजिए उसमें भी बराबर मत हो गया भाई, बराबर मान लीजिए कि 15 हैं और 7 पक्ष में और 7 किसी के भी पक्ष में, तब क्या होगा? तब एक एम्पायर होगा, यानी कि एक निर्णायक मत होगा। और वह निर्णायक मत कौन देगा? अध्यक्ष महोदय देंगे न्यायालय के। और जिधर लुढ़क जाएंगे, यानी कि जिधर वोट दे देंगे, वह व्यक्ति न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्या चुन लिया जाएगा? आपका न्यायाधीश। ये आपका प्रक्रिया 8-10 अनुच्छेदों में बताना है, लेकिन ये बहुत शॉर्टकट में हमने बताया। थोड़ा इसको बताने में समय लेना पड़ेगा, लेकिन एक लाइन भारत में जोड़ लिया जाए कि भारत में न्यायाधीश कैसे चुने जाते हैं, तो कैसे, क्या कोलिजियम बनी है और कोलिजियम या चयन मंडल क्या करता है? लिस्ट बनाता है नामों की और लिस्ट बनाकर किसको भेज देता है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति ओके कर दिए तो भाई जज बन गए आप सुप्रीम कोर्ट का। इसमें भाई भतीजावाद तमाम चीज़ें चलती हैं। जज का बेटवा ज़्यादातर जज बन रहा है, इसीलिए कि वो शुरू से प्रैक्टिस करने लगा, जुगाड़ लगाने लगा और लिस्ट में क्या चला गया? नाम। और कह देंगे तो सुप्रीम कोर्ट नाराज भी हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता भाई यही है। तो आपका 15 मिनट का ब्रेक रहेगा भाई, फिर कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा आपका। नहीं, ये आपका एविडेंस चलेगा 15 मिनट बाद। और ये जो छूटा है जहाँ से कि कहाँ से न्यायाधीश आते हैं, कल फिर शुरू किया जाएगा। ये बहुत शॉर्टकट में चला, इतने से नहीं होगा। थोड़ा मैंने कि मान के चलिए 3 दिन लगेगा, और यानी कि मंगल बुध बृहस्पतिवार तक लेक्चर समाप्त कर दिया जाए, ताकि शुक्रवार शनिवार 2 दिन में आपका महासभा और न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय लिखवा दिया जाए। तब सोमवार, माने अगले हफ्ते समाप्त हो जाएगा।